हेलो माय डियर क्यूरियस फ्रेंड्स। आज हम बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और थियरी वाला पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको डिस्कस करना रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको हम स्टडी करते हैं। सुरेश and Mahesh are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Following is their trial balance as on 31st March 2007. ट्रायल बैलेंस गिवन है। मैंने आपको पहले से बताया है कि सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को एक बार पढ़ लेंगे। आप लोग सभी लोग पढ़ लो। सुरेश कैपिटल, सुरेश महेश कैपिटल, सुरेश करंट अकाउंट, महेश करंट अकाउंट, सुरेश ड्राइंग, महेश ड्राइंग, स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेजेस एंड सेल्स, सैलरी, फर्नीचर, मिसलेनियस एक्सपेंस, गुड्स रिटर्न, प्रोविडेंट फंड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट एंड बैड डेट, रिजर्व, डिस्काउंट, मशीनरी, लीज होल्ड एसेट्स एक्सपायर्स ऑन 31/3/2011, कैश एंड बैंक टोटल। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ आते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹32,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,500, रिटर्न ऑफ बैड डेट ₹1,200 एंड क्रिएट BDR एट 5% ऑन डेटर, प्रीपेड सैलरी वॉज ₹600 एंड डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस को एक बार पढ़ लेने के बाद अब हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स ऐसे कुछ थियरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा हमारा बेसिक्स जो अच्छा हो जाए, थोड़ा हमारा बेसिक अच्छा हो जाए, हम समझ जाएँ प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें थियरी से का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर दिया जाए और टॉपिक एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फाइनल अकाउंट्स को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो अगले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंपनी फाइनल अकाउंट, ऐसे जितने सब जो टॉपिक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब इतने सारे टॉपिक्स जो हैं सब क्लियर हो जाएंगे। उन सबको कैलकुलेशन, उन सब के कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है नियर अबाउट सिमिलर है, सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। अगर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो अगले टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अब ये इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया है कि एडजस्टमेंट्स पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स। इनबिल्ट एडजस्टमेंट कौन कौन सा है भाई? रिटर्न्स का है और किस पे है? लीज होल्ड बिल्डिंग पे है। लीज होल्ड एसेट्स लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट है, कैश एंड बैंक से ऊपर है, मशीनरी के नीचे उस पर एक निशान लगा देंगे, परचेजेस पे एक निशान लगाएंगे और सेल्स पे एक निशान लगाएंगे। आपके सामने स्लाइड आ रहा होगा, आप उस पर देख लीजिए। फिर अगला एडजस्टमेंट है क्या? ये क्लोजिंग स्टॉक का है। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। ये सेकंड एडजस्टमेंट भी हमको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम सीधा किस पे आएंगे? थर्ड एडजस्टमेंट पे आएंगे। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल हुआ, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? सेल में एक निशान लगा देंगे और डेटर पे निशान लगा देंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एक निशान जो है हम सेल्स पे लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे और एक डेटर्स पे लगा देंगे। ये हमारा एक एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जाएंगे। लिखा हुआ राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹1200 एंड क्रिएट BDR ऑन डेटर्स। तो अभी हमको क्या करना है? एक निशान, एक डॉट जो है डेटर पे निशान लगाना है
और एक बैड डेट, फिर एक और मतलब डेटर पे लगातार 2 डॉट लगाना है और बैड डेट पे भी 2 डॉट लगाना है। उसके बाद हमारा ये एडजस्टमेंट हो जाता है चौथा। अब हम 5वें एडजस्टमेंट पे आएंगे। 5वें एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी पे हम बोल रहा है 5वां एडजस्टमेंट, मतलब क्या करना है, हमको सैलरी पे निशान एक लगाना है। और फिर आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है, तो फर्नीचर पे एक निशान लगा देंगे। और मशीनरी पे बोला है दैट इज़ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो हम मशीनरी पे एक डॉट लगा देंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि कितने डॉट्स कहाँ कहाँ लगाना है, एक बार हम उसको क्लियर कर लें। परचेजेस पे एक निशान लगाना है, सेल्स पे 2 निशान दैट इज़ 2 डॉट बनाना है, सैलरी पे 1 निशान, फर्नीचर पे 1, डेटर्स पे 3, मशीनरी पे 1 और लीज होल्ड एसेट पे 1 बनाना है। मेरा ख्याल है ये आपका ये एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है। सब ये जानते हैं कि अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया हुआ हो तो इसमें 2 मेथड से मतलब इसको प्रेजेंट किया जाता है। एक फ्लक्चुएटिंग मेथड कहलाता है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहलाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं दिया रहता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फ्लक्चुएट मतलब कम ज़्यादा होना। फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल का जो अमाउंट वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो भी चेंजेस होगा करंट अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट के चेंजेस के हिसाब से किया जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने सब निशान लगा लिया। अब ये जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमको ध्यान से सॉल्व करना है, समझना है। अब कल ही मतलब इससे पहले ही हमने जो वीडियो जो अपलोड किया था और उस वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम निशान लगा लें, ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं उस पर हम जहाँ जिस पर एडजस्टमेंट है उस पर निशान लगा लें। उसके बाद एक लाइन से हम पोस्टिंग करना शुरू कर दें। जो डेबिट वाला है डेबिट साइड पे आ जाएगा, जो क्रेडिट वाला साइड पे आ जाएगा। और ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आपको चाहिए तो एक बार और उस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग पोस्टिंग की तरफ चलते हैं। पहला जो नाम दिया हुआ है वो है सुरेश कैपिटल और महेश कैपिटल। तो हम सबसे पहले एसेट्स बैलेंस शीट बनाएंगे, सॉरी एसेट का नाम आ गया, बैलेंस शीट बनाएंगे और लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट को अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे सुरेश और महेश का नाम लिखेंगे, सुरेश और महेश का नाम लिखेंगे और उन दोनों का कैपिटल लिख करके टोटल करके अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, उसे देख लीजिए। अब उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है करंट अकाउंट का। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। फॉर्मेट तो हमारा बन गया होगा, हमने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके आप फॉर्मेट बना लीजिए। अब करंट अकाउंट बना लिया तो जिसका जो करंट अकाउंट है डेबिट है तो डेबिट में साइड पे आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे उसके बैलेंस को लिखा जाएगा। सुरेश का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट है और महेश का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और सुरेश के अकाउंट में लिख देंगे, ये जो बैलेंस आया हुआ है वो लिख देंगे और बाकी जो बचा अकाउंट है उसको डैश कर देंगे। ऐसे ही हम डेबिट साइड पे आकर के लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और महेश के अकाउंट में लिख देंगे, सुरेश के अकाउंट में डैश लगा देंगे। एक लाइन से हमको लिखते हुए जाना है, आगे पीछे नहीं करना है। ये हो गया तो उसके बाद ड्राइंग्स आता है। तो ड्राइंग की एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। तो वहाँ नीचे हम लिख देंगे टू ड्राइंग्स, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, टू ड्राइंग्स अकाउंट और सुरेश और महेश का जो रिस्पेक्टिव ड्राइंग अमाउंट है वो हम लिख देंगे। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टॉक ऑफ गुड्स, दैट इज़ ये ओपनिंग स्टॉक है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे जाएंगे और उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट जो है वो लिख देंगे। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। अब अगला हमारा है परचेजेस और परचेजेस पे हमारा एडजस्टमेंट भी है। तो परचेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में के डेबिट में
ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे टू परचेजेस, उसको उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे। मतलब परचेजेस किसे में ही पर्टिकुलर का जो कॉलम है उस पर्टिकुलर के कॉलम में परचेजेस के पास अमाउंट लिख देंगे, स्लाइड में दिख रहा है वैसे आप लिख लीजिए। दूसरा उसमें है सेल्स। सेल्स जो है क्रेडिट साइड पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। इस पे एडजस्टमेंट है, इस पे 2 एडजस्टमेंट है, तो 2 लाइन हम छोड़ देंगे। बाई सेल्स अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट वहीं पर्टिकुलर कॉलम में, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, स्लाइड पे दिख रहा है आप उसके हिसाब से लिख लीजिए। परचेजेस और सेल्स का हो गया। अगला हमारा जो पॉइंट है वो सैलरी है, हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, सैलरी के लिए लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सैलरी, सॉरी ये नहीं बताया कहाँ लिखा जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ये फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट जो बना हुआ है उसके डेबिट में पहली लाइन छोड़ देंगे, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड का पहला जो लाइन है, पहला जो बॉक्स है उसको छोड़ देंगे। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, अमाउंट कॉलम में नहीं रहेगा, एक लाइन छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एसेट साइड में फिर जाएंगे, वहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, सैलरी के नीचे लिखेंगे, लाइन छोड़ करके लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है सैलरी पे। अब अगला आता है प्रोविडेंट फंड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। कोई भी चीज़, कोई भी अकाउंट जिसके लास्ट में फंड लिखा रहता है, फंड ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ओनली फंड लाइक बिल्डिंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज़ शेयरिंग फंड, ऐसे सब और बहुत सारे फंड्स होते हैं। इस टाइप के जो फंड्स होते हैं, ये फंड जहाँ लिखा हुआ है, अगर फंड सिर्फ लिखा हुआ है तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जो भी पर्सनल अकाउंट होगा लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी दैट इज बैलेंस शीट में आएगा। ज़्यादातर पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी साइड पे आते हैं, पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी में भी आता है, एसेट में भी आता है, लेकिन रियल अकाउंट टोटली एसेट साइड में आता है। तो ये पर्सनल अकाउंट है, मोस्टली लायबिलिटी साइड पे आता है। पर्सनल अकाउंट को उसका बैलेंस देखकर लिखा जाता है। अगर वो पर्सनल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। दैट इज डेबिट क्रेडिट कहने का मतलब, डेबिट साइड मीन्स बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, वहाँ हम डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को नहीं लिख सकते। जैसे नॉर्मली हम बाकी अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट का इंडिकेशन जो लगाया जाता है, जो मार्क्स लगाया जाता है, वो हम नहीं लगा सकते। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। डेबिट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एसेट होता है, एसेट्स डेबिट इन नेचर होता है, लायबिलिटी क्रेडिट इन नेचर होता है। मतलब क्लियर हो गया रहेगा। ये प्रोविडेंट फंड जो है पर्सनल अकाउंट है, ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। अब अगर ऐसा लिख के आए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फंड के साथ कुछ और लिखा हुआ, फंड के साथ कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लग गया तो ये पर्सनल अकाउंट नहीं रहता है, ये चेंज हो जाता है। अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन लिखा है दैट इज ए नॉमिनल अकाउंट हो गया। और अगर लिखा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये एसेट हो गया, ये एसेट साइड पे आएगा, ये रियल अकाउंट हो गया। अगर लिखा है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड पे आएगा और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डेबिट है, डेबिट वाला अमाउंट कंट्रीब्यूशन का है, क्रेडिट वाला अमाउंट प्रोविडेंट फंड का है। तो प्रोविडेंट फंड वाला लायबिलिटी साइड पे आएगा
और ये जो कंट्रीब्यूशन का जो डेबिट वाला है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। अब अगला पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग को लिखेंगे। बिल्डिंग पे अगर देखेंगे एडजस्टमेंट है तो उसको उसके नीचे लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं है तो बिल्डिंग को डायरेक्टली हम बाहर अमाउंट उसका लिख देंगे। सॉरी, बिल्डिंग पे हाँ सही है। हमसे एक छूट गया है, गुड्स रिटर्न का जो पॉइंट है वो छूट गया है। तो गुड्स रिटर्न लिखा, जो डेबिट अमाउंट है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट अमाउंट है वो परचेज रिटर्न है। तो क्रेडिट वाला अमाउंट परचेज में से माइनस हो जाएगा और डेबिट वाला अमाउंट सेल्स में से माइनस हो गया। आई एम वेरी सॉरी, छूट गया, हमसे मिस हो गया, उसको माफ़ करिए। आप एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब अगला आता है बैड डेट्स। तो बैड डेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन में हम लिखेंगे माइनस ओल्ड बीडीआर। ये जो लिखा है बैड डेट रिजर्व, एक क्रेडिट बैलेंस वाला। रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। मोस्टली जो रिजर्व्स होते हैं सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये ऑनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनको हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे नॉर्मली, लेकिन ये स्पेशल केस होता है रिजर्व का। हमको एक दूसरा रिजर्व बनाना रहता है, हर साल रिजर्व का वैल्यू चेंज होता रहता है। ये आप हायर लेवल पे और आगे जा करके आप पढ़ेंगे और डिटेल में 11th में ही आप पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक्स है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, आप 11th के कॉन्टेक्स्ट में जाकर के एक बार देख लीजिए। अब अगला हमारा आता है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी, बैड डेट रिजर्व जो है ये एक प्रोविजन है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बैड डेट के नीचे 2 लाइन छोड़ करके उसके बाद इसको लिख करके माइनस कर देंगे, लिखेंगे माइनस ओल्ड बीडीआर। फिर अगला हमारा आता है डिस्काउंट। जो डेबिट वाला अमाउंट है डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिख दिया जाएगा। अगला है मशीनरी। मशीनरी एसेट साइड पे लिख देंगे, इस पर एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ देंगे। लीज होल्ड एसेट लिखा है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ देंगे। कैश, डेबिट वाला बैलेंस कैश है, क्रेडिट वाला बैलेंस बैंक है। डेबिट वाला बैलेंस जो एसेट साइड पे आएगा, क्रेडिट वाला बैलेंस लायबिलिटी साइड पे आएगा। ये हमने अभी पोस्टिंग अपनी कर लिया, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। पोस्टिंग कंप्लीट हो गई मतलब 75% से ज़्यादा हमारा काम हो गया। अब हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। आप बार बार स्लाइड पे नज़र रखिए, आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड, आप देखते रहिए, वहाँ पे लिखा जा रहा है, जैसे वैसे आप लिखते रहिए। क्लोजिंग स्टॉक के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड। एसेट साइड पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट एसेट साइड में आपने लिख लिया। उसके बाद अगला जो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट किया होगा आपने, तो उसके डेबिट में आप लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। नीचे आप लिखिए दोनों पार्टनर्स का नाम लिखिए, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख करके अंडरलाइन करके फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। आपको स्लाइड दिख रहा होगा, उस पर आप अमाउंट लिखा हुआ टोटल करके लिख दीजिए। अगला जो एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट, सॉरी मैं भूल रहा था, इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब अगला हमारा तीसरा एडजस्टमेंट आ रहा है, इस पे लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। तो सेल हुआ है, तो सेल हो गया, लिखना भूल गए, तो अब हम क्या करेंगे, सेल में प्लस कर देंगे और उसका सेकंड इफेक्ट डेटर में प्लस कर देंगे। तो कर लीजिए, जो अमाउंट है 1500। अगला है राइट ऑफ बैड डेट्स। तो हम डेटर में पहले जा करके लिखेंगे माइनस बैड डेट, दैट इज़ न्यू बैड डेट। ऑलरेडी एक बैड डेट
ट्रायल बैलेंस में है तो ये एडजस्टमेंट का बैड डेट है, इसको हम न्यू बैड डेट कह सकते हैं, प्लस न्यू बैड डेट। तो हमने वेरी सॉरी, प्लस नहीं बैड डेट तो नुकसान हो रहा, डेटर में से माइनस होगा, माइनस न्यू बैड डेट, डेटर में से माइनस कर दीजिए, माइनस न्यू बैड डेट 1200 आ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट बैड डेट के नीचे आके वहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस न्यू बैड डेट 1200 प्लस कर दीजिए। बैड डेट कहाँ है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखो बैड डेट लिखा है आपने, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ा था, उसके बाद आपने माइनस ओल्ड BDR लिखा था, तो आप बैड डेट में आप प्लस करिए न्यू बैड डेट। उसके बाद आप फिर वापस डेटर में आ जाइए। पहले आपको क्या करना है, डेटर का अमाउंट कैलसी में लिखना है, प्लस 1200 करना है। 1200 प्लस करने के बाद 1500 प्लस करना है, वेरी सॉरी, 1500 प्लस करना है। उसके बाद माइनस करना है 1200, जो अमाउंट बचेगा उस पे आपको 5% कैलकुलेट करना है। दैट इज़ व्हाट डेटर प्लस करना है। डेटर 1 लाख है, डेटर 65,000 है, 65,000 आपको प्लस 1,500 तो 56,500 हो गया। मेरा ख्याल है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, अभी आपको परफेक्टली आ गया होगा। 65,000 प्लस 1500 माइनस 1200, उसके बाद जो रिमेनिंग आएगा उस पर 5%, ये क्या आएगा, डेटर में से माइनस होगा, वहाँ हम लिखेंगे माइनस न्यू BDR। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैड डेट में कॉल अमाउंट का, बैड डेट का जो ऑप्शन है, जो पॉइंट है, उसमें आपने न्यू बैड डेट प्लस कर लिया है। उसके नीचे एक और लाइन खाली है, वहाँ लिखिए प्लस न्यू BDR, और उसके नीचे देखो ऑलरेडी लिखा है माइनस ओल्ड BDR। मेरा ख्याल आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। ये एडजस्टमेंट मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट है प्रीपेड सैलरी। सैलरी में जाकर के हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे प्रीपेड। आपको स्लाइड दिख रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रोक दीजिए, अच्छे से देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे वो प्रीपेड सैलरी था। प्रीपेड सैलरी, ये प्रीपेड सैलरी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये एसेट साइड पे जाएगा और ये सैलरी में से माइनस होगा। अब उसमें से सेकंड एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर एंड मशीनरी है। तो हम फर्नीचर पर जा करके उसके नीचे लिखेंगे, एसेट साइड में फर्नीचर में जाके लिखेंगे माइनस डिप्रिसिएशन 10%, और जो अमाउंट है उसको हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के आएंगे, उसका डेबिट में लिखेंगे 2 डिप्रिसिएशन अमाउंट लिख देंगे। अगला पॉइंट है उसी में मशीनरी का है, मशीनरी में भी ऐसे लिखेंगे माइनस डिप्रिसिएशन, जो अमाउंट आएगा 10% वो माइनस कर देंगे, उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारा इनबिल्ट एडजस्टमेंट का एक पॉइंट रह गया है लीज होल्ड एसेट्स का। लीज होल्ड एसेट्स जो है 31/3/2011 को ख़त्म होगा, और हमारा ट्रायल बैलेंस कब का है, 2007 का है। तो 7 को कंसीडर करते हुए मतलब 5 साल का हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो 5 साल हमारे यूज़ में रहेगा, लेकिन 1 साल ये एक साल करके इसको राइट ऑफ किया जाएगा। एक तरह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो इसको हम 5 जो टोटल अमाउंट है लीज होल्ड एसेट का, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट इस साल का रिटर्न ऑफ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस रिटर्न ऑफ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके डेबिट में जाकर के लिखेंगे लीज होल्ड एसेट रिटर्न ऑफ, और अमाउंट जो है वो अमाउंट लिख देंगे। अब हमारा ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टमेंट का इफेक्ट कंप्लीट हो गया, हमने 95% काम कर लिया। अब हमको क्या करना है, एसेट्स और दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करना है, और फिर बैलेंस शीट बना देना है। बैलेंस शीट को टैली करके हम अपना क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का हम क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स है,
1,40,000 माइनस रिटर्न है 2,000 प्लस अनरिकॉर्डेड है 1,500। तो ये पूरा प्लस और माइनस होकर के आएगा 1,39,500 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 32,000। इस तरह से टोटल क्रेडिट साइड हो जा रहा है 1,71,500 सॉरी 1,71,500। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्लाइड आ रहा है, वहाँ लिखा हुआ है। और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट है, ओपनिंग स्टॉक है 26,000, परचेजेस है 80,000, उसमें से 1,000 रिटर्न है, वो माइनस हो जाएगा 79,000 फाइनल हो जाएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे और 1,71,500 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 66,500। अब इसको हम 66,500 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके लिखेंगे और इंडिकेट किया जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और अमाउंट लिख देंगे 66,500। और अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 120 डिस्काउंट है, ये दोनों को टोटल कर लेंगे और ऐसे डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पे माइनस करने पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट वो 53,125 आ रहा है। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट और वो अमाउंट लिख देंगे और वो जो कैपिटल का इंटरेस्ट आया हुआ है वो माइनस कर देंगे और इस तरह से डिवाइड करके उसके अमाउंट, जिसका जो अमाउंट आ रहा है उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा जो अकाउंट आएगा वो करंट अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और वो जो पार्टनर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो अमाउंट वहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगला अब हमारा है टोटल करना, टोटल करेंगे बैलेंस, उसको अकाउंट्स को टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है टोटल कर लिया क्रेडिट साइड और तो फिर डेबिट साइड के बैलेंसेस को उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हम उसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अमाउंट आएगा वो अमाउंट को लिख देंगे। अब हमारा ये करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। जो बैलेंस है अब इसको हम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। करंट अकाउंट लिख करके पार्टनर्स का करंट अकाउंट लिख करके बाहर लिख देंगे और एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड को टोटल कर लेंगे और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन टैली हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे कुछ बातें और एक दो बातें बोलना है, आप इसको ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें करंट अकाउंट आ गया है। जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहता है ऐसे क्वेश्चन को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से सॉल्व किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब कैपिटल का जो अकाउंट है वो फिक्स रहेगा, कैपिटल का जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा थ्रू आउट द कैलकुलेशन, उसके अमाउंट में चेंजेस नहीं होगा। और क्योंकि करंट अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, जितने भी एडजस्टमेंट्स या जो भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी लेन देन होगा, जो कुछ भी किया जाएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू से किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को टच नहीं किया जाएगा। जब अगर कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट अगर नहीं दिया होता है तो हम सारा ट्रांजैक्शन, सारा लेन देन सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू से करते हैं। इस केस में कैपिटल का अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए इस मेथड को जिसमें कैपिटल कम ज़्यादा होता है इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये दो मेथड है। इन दो मेथड्स के थ्रू से कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट को सॉल्व किया जाता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हो या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट हो, इस बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। मेरा ख्याल है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। टोटल कर लीजिए, टैली कर लीजिए, देख लीजिए। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको कोई भी तरह की तकलीफ़ हो रही है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बोर्ड का हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, मतलब CBSE, ICSE या कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड का हो, आप
हम बता सकते हैं, आप बताइए, हम कमेंट में लिखिए, हम उसको उसका सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।